हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 इंटरमीडिएट चैप्टर 4 हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं। तो आज हम लोग का तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, और इससे पहले के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 प्लेट है। एक प्लेट हमने कहा प्लस है, दूसरी क्या है माइनस है। हमने कहा एक क्या है धन आवेशित है, क्योंकि हम लोग कल पढ़ चुके हैं इससे पहले के वीडियो में संधारित्र क्या होता है, और दूसरा क्या है ऋण आवेशित है। हमारे पास 2 प्लेट है, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है और प्लस से माइनस की ओर यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि हमें ज्ञात करना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग धारिता का डेफिनेशन पढ़े C बराबर Q/V। तो Q का मतलब तो हो गया जो हमने इस प्लेटों पर आवेश दिया है, और हमें क्या ज्ञात करना है विभव ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है विभव या विभवांतर ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग बोल दें कि यहाँ पर अगर हमारे पास 2 प्लेट है तो इनके मध्य में कुछ परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा जो होता है E बराबर σ/ε0। ये आया कहाँ से, ये आपका गॉस की प्रमेय से आया है। हम लोग एक डेरिवेशन कर चुके हैं। अनंत लंबाई की आवेशित अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/ε0। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे। क्या यहाँ पर जो हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया, जो रचना किया है, माना धातु की 2 प्लेटें हैं जिस पर बराबर परंतु विपरीत आवेश है और इनके मध्य की दूरी स्मॉल डी है। माना प्लेटों पर प्लस से माइनस की ओर एक वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख दें, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बराबर। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर हमारे पास फार्मूला क्या है गॉस की प्रमेय से σ/ε0। अब हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A, पृष्ठीय आवेश का घनत्व। अब हम लोग सिग्मा का मान यहाँ रख देंगे तो क्या मिल जाएगा E बराबर इस सिग्मा बराबर यहाँ रख दिए तो आ गया Q/ε0 A। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा इनके बीच की दूरी E है तो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र E बराबर B/D होता है। तो यहाँ लिख दें यदि प्लेटों के मध्य या प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा दूरी का मतलब हो गया प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो, तो जो E बराबर फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र बराबर V/D। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं V = ED। अब क्या कर ले हम लोग E का मान इस समीकरण में रखने पर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ से लिख दें कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ से हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर। तो भैया 2 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा V बराबर हमें क्या मिल गया E का मान रखेंगे तो Q और क्या है हमारे पास ε0A इंटू में क्या आ गया है D आ गया। अब ये हमें क्या मिल गया है विभव का फार्मूला। क्या मिल गया विभव का फार्मूला। अब हम लोग क्या बोल दें, यदि संधारित्र जो है इसकी धारिता C है तो हम लोग लगा सकते हैं C बराबर Q/B से, या ऐसा हम लोग लिख दें कि वैद्युत धारिता की परिभाषा से वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या बोलती है, परिभाषा से। तो भैया इसकी परिभाषा क्या है C बराबर Q/V। अब हम लोग क्या करते हैं V का मान उठा के यहाँ रख देंगे तो C बराबर क्या मिल जाएगा हमें, ये आपका मिल जाएगा Q पहले लिखा है अपॉन में, ये हमारा Q इंटू में D अपॉन में ε0A। यहाँ से आपका Q से Q कैंसिल हो गया तो C बराबर क्या मिल गया ε0A अपॉन में D। ये हमारा होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसको मान लिया इक्वेशन स्टार।
अब ये जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आया है ये निर्वात या वायु के लिए आया है। अगर हम लोग बोल दें माध्यम के लिए तो किसी माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, किसी माध्यम के लिए, तो किसी माध्यम के लिए भैया क्या हो जाएगा, सी मीडियम बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट। अब माध्यम के लिए क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट के बगल में के से गुणा, और के को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट ए के ए अपॉन में क्या आ गया, डी आ गया, और इसको हमने मान लिया समीकरण हैशटैग। अब क्या कर लें, हमें क्या डिफाइन करना होता है, के का मान, माध्यम का परावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो अब हम लोग क्या कर लें, अगर हम लोग समीकरण हैशटैग को स्टार वाले से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से हम लिख दें कि इक्वेशन हैशटैग डिवाइडेड बाई इक्वेशन स्टार। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, ये वाला हमारा पहले है तो हमने लिख दिया सी मीडियम अपॉन में यहाँ क्या मिलेगा, सी मिलेगा, बराबर में देखो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, ए से ए, डी से डी, तो क्या मिल गया, के मिल गया। अब यहाँ से सी मीडियम क्या है, सी मीडियम का मतलब हो गया माध्यम की परावैद्युत धारिता, सी का मतलब हो गया निर्वात की वैद्युत धारिता, के का मतलब हो गया माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ से अगर आपको माध्यम का परावैद्युतांक डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हैं कि माध्यम की वैद्युत धारिता तथा निर्वात या वायु की वैद्युत धारिता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या हो गया, माध्यम की धारिता तथा निर्वात या वायु की धारिता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब यहाँ से अगर आपसे बोल दिया जाए कि जो धारिता होती है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो भैया देखो धारिता यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या आया है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो सी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी। और दूसरा हमारा क्या, सी इज अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती है डी के, तो इन्वर्सली किसके है, डी से। इसका मतलब हो गया कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो धारिता ज़्यादा होगा, और अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता का मान कम होगा। इस प्रकार से हमारे पास है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। आगे हमारे पास क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनकी प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा है। इसका मतलब क्या हो गया, अब हमारे पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और उनकी प्लेटों के बीच में हमने कोई मीडियम रख दिया है, मीडियम का मतलब हमने कोई कांच रख दिया, कोई कागज रख दिया है या मोम रख दिया। तो हम क्या मान लेते हैं, हमारे पास कोई दो प्लेट है, एक हमारा क्या है, धनावेशित है और दूसरा हमारा क्या है, माइनस है। अब इनके बीच की जो दूरी होती है स्मॉल डी है। अब बोला गया है इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने कोई परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से रख दिया है, तो मान लेते हैं कि हमने टी मोटाई का कोई माध्यम इन दोनों प्लेटों के बीच में रख दिया है। ये हमारा कोई परावैद्युत माध्यम है जिसकी मोटाई क्या है, टी है, तो ये मोटाई क्या है भैया, टी है। तो यहाँ हमें इसका क्या ज्ञात करना है, वैद्युत, इसकी हमें क्या ज्ञात करना है, धारिता। तो यहाँ पर इसकी धारिता हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, धारिता C बराबर Q अपॉन V। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर विभव ज्ञात कर ले। अब विभव यहाँ पर आपका दो आएगा, एक हमारा किसी मीडियम के लिए आ जाएगा, एक निर्वात या वायु के लिए आएगा। अब ध्यान से देखेंगे ये पूरा एरिया हमारा क्या है, निर्वात का है, क्या है, निर्वात का है। अब हमने टी मोटाई का माध्यम रख दिया तो निर्वात का कितना बचा भैया, डी माइनस टी। तो जो हमारे पास दूरी बची है निर्वात या वायु की, देखो पूरी हमारे क्या है, वायु है, पूरी क्या है, वायु है। अब इसमें हमने टी मोटाई का क्या रख दिया, एक परावैद्युत माध्यम। तो अब जो किनारे का ये एरिया बचा क्या होगा, डी माइनस टी घटा देंगे, तो हमारे पास जो डी माइनस टी बचा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निर्वात की दूरी या वायु के बीच की दूरी। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिख दें कि निर्वात या वायु में वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि विभव के लिए पहले क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारा प्लेट है, तो लिख दे प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला अभी हम लोगों ने किया था, E बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए होता है, किसका फार्मूला है, वैद्युत क्षेत्र का। ये किसके लिए है, एयर के लिए, वायु के लिए। तो इसको हम लोग लिख देते हैं ई एयर,
ई एयर। अब हमें क्या ज्ञात करना, विभव। तो हम लोग क्या ज्ञात कर दें कि प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत विभव। तो यहाँ पर लिख दिया जाए कि वायु में वैद्युत विभव बराबर, तो भैया वायु में वैद्युत विभव क्या होता है, V बराबर E इंटू डी। तो E किसका लेगा, अगर वायु में ज्ञात कर रहे हैं तो E भी हमारा क्या आएगा, वायु का। तो E एयर इंटू में। अच्छा, अब इनके बीच की दूरी क्या है, तो अभी हमने बताया टोटल दूरी क्या है, D है। इतनी दूरी हमारी क्या है, परावैद्युत माध्यम का T, तो वायु का क्या बचेगा, D माइनस टी। तो ये वाली दूरी हमारी क्या हो जाएगी, D माइनस टी होगी। अब हम लोग के पास वैल्यू है तो वैल्यू रख देते हैं। E का मान क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ये हो गया D माइनस टी। तो ये हमारा हो गया V एयर, मतलब जो हमारा वायु या निर्वात है उसका वैद्युत विभव। अब हम लोग क्या ज्ञात कर लें, अब हम लोग ज्ञात कर लें सबसे पहले ये जो हमारे ने टी मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम रखा है उसका विभव क्या होगा। तो परावैद्युत माध्यम के लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लें, वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर लिख दें प्लेटों के बीच माध्यम का वैद्युत क्षेत्र। तो भैया प्लेटों के बीच माध्यम का वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा, ये हम लोग जानते हैं कि माध्यम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट के बगल में के से गुणा करवाते हैं। तो ये हो जाएगा ई मीडियम। अब हमने क्या लिख दिया, ई मीडियम इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए। अब हमारे पास प्लेटों के बीच माध्यम का वैद्युत क्षेत्र आ गया, तो हम लोग क्या ज्ञात कर ले, यहाँ से विभव को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये लिख दिया जाए प्लेटों के बीच विभव, प्लेटों के बीच माध्यम का विभव। तो भैया प्लेटों के बीच जो माध्यम का विभव होगा ये क्या हो जाएगा, वी मीडियम इक्वल टू क्या आएगा, ई मीडियम इंटू में। अब देखो माध्यम की चौड़ाई क्या है, टी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, टी लिख दें। ई मीडियम का आप वैल्यू रखेंगे तो मिल जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू में टी। अब हमारे पास देखो कुल विभव क्या होगा, टोटल विभव हो जाएगा कि जो हमारे पास वायु वाला है और जो मीडियम वाला है। यहाँ पर कुल विभव V बराबर क्या हो गया, V एयर और प्लस में V मीडियम। तो हम लोग वैल्यू रख दें, तो V एयर की वैल्यू क्या हमारे पास है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी। दूसरी क्या है, V मीडियम की क्या है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A K इंटू में T। अब यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है भैया, यहाँ से आपका Q एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है, तो Q एप्सिलॉन नॉट ए को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा है D माइनस टी और प्लस में क्या बचा है, T अपॉन के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, विभव। अब हम लोग क्या लगा दें, वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो यहाँ से लिख दें वैद्युत धारिता की परिभाषा से तो वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V। तो अगर हम लोग Q हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, V का मान रखेंगे तो क्या आएगा, ये वाला Q बटे में एप्सिलॉन नॉट A और हमारे पास क्या मिल गया, D माइनस टी प्लस में T अपॉन K। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या कैंसिल हो रहा है, Q से Q कैंसिल हो गया। अब यहाँ से में C बराबर क्या मिल गया, C बराबर ये 1 बटे एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा तो मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए और अपॉन में क्या मिलेगा, ये में मिलेगा D माइनस टी और प्लस में क्या है, T अपॉन के। तो ये जो हमें मिला है व्यंजक, जो हमें फार्मूला मिला है, यही क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम बना हो, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में D माइनस टी प्लस T अपॉन के। तो ये व्यंजक होता है, इसका आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व में ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले हमें दिया गया है कि हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लगा दें, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला C इज इक्वल टू
C इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर कि माना समांतर प्लेट संधारित्र, माना समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो धारिता क्या हो जाएगा इसका, तो धारिता हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, जहाँ एप्सिलॉन नॉट A क्या है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लें, वैद्युतशीलता। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास दो प्लेट है, जैसे हमारे पास ये संधारित्र हो जाएगा, ये हमारा एक समान रूप से प्लस आवेश है, दूसरा क्या होगा माइनस होगा, इनके बीच की दूरी क्या होती है स्मॉल डी। अब हम लोग मान लेते हैं कि अगर दो प्लेट है तो उनके बीच में विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो यह मान लें यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी या इसमें संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CV²। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²। अब भैया हमारे पास C का मान क्या आया है, C का मान उठा के यहाँ रख देंगे तो U बराबर क्या मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, और क्या आ गया ब्रैकेट में V²। अब यहाँ से हम लोग ये बोल दें प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर लिख दिया जाए कि प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र बराबर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा B अपॉन D। वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन D, और यहाँ से B बराबर क्या मिल जाएगा E इंटू D। तो भैया हम लोग क्या कर दे, B का मान समीकरण 1 मान लो, V का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि V का मान ये हमारा V है, V का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिल जाएगा U बराबर क्या मिल गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और B स्क्वायर है तो B का मान रखेंगे तो आएगा E² और D², तो E² इंटू में D²। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, देखो E को इकट्ठा इधर कर लिए तो E², और एक D से D कट गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा है A और यहाँ से बचा है D²। तो ये हमारा बच गया है D² क्या, एक D से D कट गया तो यहाँ क्या बच गया A इंटू D। अब ये जो A इंटू D बचा है इसे हम लोग बोलते हैं आकाश का आयतन होता है, मतलब आकाश का क्या हो जाएगा, ये प्लेटों के बीच आकाश का आयतन। तो यहाँ लिख दिया जाए जहाँ प्लेटों के बीच आकाश का आयतन, आकाश मतलब स्पेस, आकाश का आयतन AD, और मात्रक क्या होगा आयतन का मीटर क्यूब, AD मीटर क्यूब है, और जो प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। तो यहाँ पर क्या लिख दें, तथा प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात इसी को क्या बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। और जो ऊर्जा घनत्व होता है उसे हम लोग लिखते हैं स्मॉल u से, ये कैपिटल U है इसे लिखेंगे स्मॉल u से। तो स्मॉल u बराबर, देखो प्रति एकांक का मतलब क्या हो गया कि हम लोग इस समीकरण को AD से भाग कर दे, प्रति एकांक
आयतन में संचित ऊर्जा, तो आयतन हमारा क्या एडी है, प्रति एकांक का मतलब एडी से भाग करेंगे तो यू बराबर क्या मिल जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ये क्या होती है ऊर्जा घनत्व का फार्मूला, कब है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में। अब अगर हमसे बोल दे कि जो हमारी प्लेटें हो माध्यम में रखी हो, तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, तो माध्यम के लिए आपके पास फार्मूला क्या आएगा, ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। यह आपका फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, माध्यम के लिए। इस प्रकार से हमारे पास ऊर्जा घनत्व का टॉपिक समाप्त हुआ और आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है संधारित्र का संयोजन। अब संधारित्र मतलब कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो अब क्या करेंगे, जो संधारित्र का संयोजन होता है ये हमारा दो प्रकार से होता है। एक हमारा हो गया श्रेणी क्रम, दूसरा हो गया समांतर क्रम। तो श्रेणी का मतलब क्या हो गया, इन सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम, कि किसी संधारित्र ऐसा बोलेंगे किसी संधारित्र के दूसरे सिरे को अगले संधारित्र के पहले सिरे से अगर हम जोड़ देते हैं तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे अभी हमने कहा कि हमारे पास एक संधारित्र है, ये हमने कहा C1, तो इसके दूसरे सिरे को हमने दूसरे से जोड़ दिया है, ये हो गया C2, और एक और हमने ले लिया है, ये हमारे पास क्या है C3, तो ये हमारा C3 है। अब हमने क्या कर दिया कि इसके पॉइंट A को हमने किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया है, मतलब हमने इसको यहाँ से आवेश दे दिया, और इसका जो लास्ट सिरा B है इसको हमने क्या कर दिया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है, वो संपर्कित कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हम जानते हैं कि अगर श्रेणी क्रम में हम लोग जो भी आवेश देंगे सब में क्या होगा, बराबर Q आवेश जाएगा, Q जाएगा और Q आवेश जाएगा। और जो इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर होता है, पहले का V1, दूसरे का हम लोग V2 मान लें, और तीसरे का क्या मान लिया जाए, V3। तो यहाँ पर माना हम लोग क्या लिखेंगे, माना तीन संधारित्र क्रमशः C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। संधारित्र का पहला सिरा बिंदु A को विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है तथा आखिरी सिरे या अंतिम सिरे बिंदु B को भू संपर्कित किया गया है। माना तीनों संधारित्र में एक समान Q आवेश संचरित हो रहा है। अब सबसे पहले हम क्या लिख लें कि अगर यहाँ पर हमारे पास आवेश है, विभव है और धारिता है, तो जो हमारे पास V बराबर हो जाएगा विभव का फार्मूला। तो विभव का फार्मूला कैसे आएगा, धारिता से C बराबर क्या जानते हैं, Q/V। तो भैया V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तो सबसे पहले क्या कर लें हम लोग, तीनों संधारित्र के लिए अलग अलग विभव का मान निकाल लें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से लिख सकते हैं कि तीनों संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर। तो पहले के लिए क्या आएगा मेरे दोस्त, V बराबर या V1 बराबर क्या आ जाएगा, देखो Q/V, तो आवेश Q है और यहाँ से C का मतलब क्या है, C1, तो V1 बराबर आ गया Q/C1। दूसरे के लिए V2 बराबर क्या आ जाएगा, Q/C2, धारिता हमारी 2 है। V3 तीसरे के लिए क्या आ जाएगा, आवेश Q है और धारिता C3 है। अब जो इन तीनों का विभव होगा वो क्या होगा, हम लोग जोड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, और मान लेते हैं कि जो इनका टोटल विभव होगा V है। तो भैया जो कैपिटल B होगा तीनों विभव के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दें कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस में V3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3। देखो तीनों में हमारा Q कॉमन है, तो Q हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और एक इसके बराबर V के, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे क्या बोल दें कि जो हमारे पास तीनों संधारित्र हैं इसके जगह पे हम लोग एक बड़ा सा संधारित्र अकेला ला के रख दें, और उस संधारित्र का विभव V और आवेश Q हो और उसकी धारिता क्या हो, C हो। तो यहाँ से हम क्या लिख दें, यदि तीनों संधारित्र की जगह पर
जगह पर एक बड़ा संधारित्र रखने पर अब जब हम लोग एक बड़ा संधारित्र रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका जो धारिता होगा C और विभव V मान ले, तो हमारे पास विभव V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में C। तो यहाँ से इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। तो देखो हमारे पास एक साइड बराबर, तो इस वाले को बराबर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, Q अपॉन C बराबर ये वाला Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब यहाँ से Q और Q कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारे पास क्या हो गया भैया, श्रेणी क्रम में अगर हमें जोड़ना है संधारित्र को तो उसकी धारिता है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इस प्रकार से हमारा श्रेणी क्रम में जो धारिता है वो समाप्त हुआ संधारित्र को जोड़ने का। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास संधारित्र हो जाए उसे जोड़ना है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि अब हम लोग फिर से 3 संधारित्र लेते हैं और तीनों संधारित्र का जो पहला सिरा है उसको किसी एक बिंदु से जोड़ दें और जो आखिरी सिरा है उसको किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं। उसके बाद इस क्रम को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इस क्रम को हम क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, समांतर क्रम संयोजन, हेडिंग लगा दें समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम में क्या होता है, हमारे पास मान लेते हैं 3 संधारित्र है और तीनों संधारित्र का जो पहला सिरा होगा, जैसे हमने कहा ये हमारे पास एक संधारित्र है, ये हमारे पास दूसरा संधारित्र है दूसरा, और ये हमने कहा कि हमारे पास तीसरा संधारित्र है, और इन सब का ये C1 है, ये C2 है, ये वाला C3 है। इन सब का जो पहला सिरा है उसको हमने किसी बिंदु A से जोड़ दिया है और जो इनका आखिरी सिरा है उसको बिंदु B से जोड़ दिया है। अब ये जो क्रम होगा उसे हम लोग बोलेंगे समांतर क्रम। अब यहाँ से हमने बिंदु A को जोड़ दिया किसी विद्युत स्रोत से और जो बिंदु B है इसको हमने क्या कर दिया है, भू संपर्कित कर दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास समांतर क्रम होता है उसमें विभवांतर जो होता बराबर होता है, तो विभवांतर V मान लिया और आवेश क्या होगा, पहले जो हमारा संधारित्र Q1, दूसरे में आवेश Q2 और तीसरे में आवेश Q3 होगा। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा क्या लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन रचना कि माना 3 संधारित्र क्रमशः C1 C2 C3 को श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें आवेश क्रमशः जिसमें प्रवाहित आवेश क्रमशः Q1 Q2 व Q3 है और तीनों संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक समान रूप से विभवांतर V है। माना संधारित्र के पहले सिरे A को वैद्युत स्रोत से जोड़ा गया है तथा इसके दूसरे सिरे V को वो संपर्कित किया गया है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आवेश चेंज हो रहा है, तो हम लोग तीनों संधारित्र का आवेश निकाल लें। आवेश कैसे निकालेंगे, धारिता के फार्मूले से, C बराबर Q अपॉन V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। यहाँ पर क्या लिख दिया जाए कि तीनों संधारित्र के आवेश क्रमशः, तीनों संधारित्र के आवेश क्रमशः, तो आवेश क्रमशः क्या हो जाएगा, पहले में आवेश क्या है भैया, Q1 है, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, धारिता C1 और विभव V है, ठीक है। दूसरे में हमारे पास क्या होगा, दूसरे का हो जाएगा Q2 बराबर हमारे पास धारिता C2 है, विभव V है, और Q3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास धारिता C3 और विभव एक समान रूप से B है। अब जो टोटल आवेश Q होगा इन तीनों आवेशों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि कुल आवेश
Q बराबर, तो Q बराबर क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो यार देखो सब में V कॉमन है, तो यहाँ से B को अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3 किसके बराबर, Q के। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फिर से हम लोग क्या कर दें, इन तीनों संधारित्र की जगह पर एक बड़ा संधारित्र रख दें जिसका विभवांतर V और धारिता C हो, तो वहां से आवेश क्या मिल जाएगा, Q बराबर C इंटू V। तो यहाँ क्या लिख दिया जाए, तीनों संधारित्र की जगह पर एक बड़ा संधारित्र जिसका विभवांतर V तथा आवेश Q हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या कर ले, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो Q बराबर है CB बराबर क्या आ जाएगा, CB बराबर आ गया V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस में C3। B से B कैंसिल हो गया, B से ये वाला B कैंसिल हो गया, C बराबर क्या मिल गया, C1 प्लस C2 प्लस में C3। तो ये हमारे पास क्या आया है कि अगर हमारे पास समांतर क्रम में 3 संधारित्र को जोड़ना है तो उसका फार्मूला क्या आ गया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप नोट्स बनाते रहिए और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। किसी भी अन्य प्रकार की क्वेरीज और समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे न्यूमेरिकल की क्लास के साथ, और न्यूमेरिकल की क्लास धमाकेदार होगी।